नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो चौंका देने वाले आंकड़े जो हमारे सम्मुख जो प्रस्तुत किए हैं कि 2025 तक भारत के 87% लोगों के कैंसर होने की संभावनाएं हैं, तो ये काफ़ी बड़े आंकड़े हैं और ये हमें सचेत कर देने वाले आंकड़े हैं कि जिस तेज गति से हमने रसायन को अपने जीवन में प्रवेश करवाया है और विशुद्ध खाना, विशुद्ध जल, विशुद्ध दूध एवं दूध आधारित खाद्य सामग्री हमने खा करके जो अपने स्वास्थ्य में तेज गति से जो गिरावट की है, जिसकी वजह से तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के सामने हमें लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अब समय आ चुका है कि हम एक बार पुनः अपनी नैसर्गिक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के ऊपर लौटें। और उसी कड़ी में आज जो देख सकते हैं हम महेंद्र सर हैं, गांव आदलपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आता है। इन युवा किसान ने जो ये कदम उठाया है ये काफ़ी सराहनीय है कि इन्होंने रासायनिक खेती छोड़ करके अपने गांव में सबसे पहले जो शुरुआत की है लीक से हट करके, जिनकी वजह से काफ़ी बार इनका गांव में मखौल बनाया जाता है। तो देख सकते हैं ऐसे प्रगतिशील किसान को आज हम कवर करते हुए देख सकते हैं। जो यहाँ पर जो ये वातावरण है ये काफ़ी प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ पर ये देख सकते हैं घर के पास ही ये जो पहाड़ी है जो कि अरावली श्रृंखला की एक हिस्सा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जैविक खेती का ये जो नमूना इन्होंने पेश किया है ये काफ़ी सराहनीय है। तो आइए मैं लेकर के चलता हूँ महेंद्र सर के पास जो कि गांव आदलपुर से हैं। तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नमस्कार। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि आपने रासायनिक खेती जिसमें जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है उसका साथ छोड़ करके, और अभी ये जो आपने लहलहाते हुई जो खेती की है गेहूं की, वो आपने नैसर्गिक तरीके से की है, प्राकृतिक तरीके से की है, गाय के गोबर गोमूत्र एवं जीवामृत बना करके। और देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी दिया जाता है वो खुले तरीके से पानी नहीं दिया जाता, ये जो फव्वारा पद्धति से पानी दिया जाता है ताकि पानी का भी ये संग्रह कर सकें। तो ये काफ़ी सराहनीय है। तो बताएं कैसे आपका रुझान इस खेती की तरफ हुआ, कैसे आपने रासायनिक खेती छोड़ करके और ये जो नैसर्गिक खेती है, जो जैविक खेती है, वो आपने करनी शुरू की? ये पहले मेरे कोई रिलेटिव था, उसको कैंसर हो गई थी। मैं जयपुर लेके गया था उसको, काफ़ी दिन से वहाँ इलाज करवाया उनका। और इलाज करवाने के बाद वहाँ से मैंने को ये महसूस हुआ कि जो अपने रासायनिक जो चीज़ें हैं ना, उनसे ये बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसलिए मैंने अपनी एक देसी गाय लेके आया, उसे जीवामृत बनाया। और जीवामृत बनाने के बाद ये जो अपनी खेती है इसको चैलेंज के तौर पे पड़ोसियों से भी कंपैरिजन करवाया है इसको। अब वो भी इसका मानने लगे हैं। इसकी बालें आप देख सकते हो गेहूं की, तो देख सकते हैं काफी भरे पूरे जो इसमें गेहूं के दाने विकसित हुए हैं, सराहनीय हैं। पड़ोसी भी इसका चैलेंज कबूल कर रहे हैं। हाँ भाई, ये आपने ये पैदा की है और इसमें कुछ है, बगैर खाद के भी, रासायनिक खाद के भी, प्राकृतिक तौर पे ये खेती उतनी ही पैदा हम ले सकते, कुछ न कुछ ज्यादा है। तो देख सकते हैं ज्यादा होगी। तो कितने समय से आपका ये जो रुझान है ये नैसर्गिक खेती की तरफ, 2 साल, जैविक खेती की तरफ से 2 साल से, जैसे ही मैं जयपुर जाने लगा हूँ उसके बाद से ये मैंने इसको अपनाना शुरू किया है। तो और पिछली बार मैंने बाजरा किया था और वैसे ही अपने देसी तरीके से जीवामृत से ही, और अब की बारी अब ये गेहूँ में इन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पर सबसे पहले बाजरे की खेती इससे शुरू की थी, क्योंकि बाजरे को कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी और कम खाद की आवश्यकता होती है। तो उससे इनका रुझान प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और ये देख सकते हैं अब जो इन्होंने दूर दूर तक, इनके तकरीबन कितने एकड़ जमीन आपके पास है? मेरे पास 11 एकड़ जमीन, 11 एकड़ जमीन के मालिक हैं। और देख सकते हैं इन्होंने इस बार जो पूरी ये जो खेती की है अपनी गेहूं जिसको माना जाता है कि हरियाणा और पंजाब का जो गेहूं है वो पूर्णतः दूषित हो गया है, क्योंकि इसमें रसायन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ की जो ज़मीन है वो अत्यधिक रसायन के प्रयोग के वजह से इसमें जो ठोस हो गई है, और इसमें जो ज़मीन में रहने वाले जो लाभकारी बैक्टीरिया थे वो भी खत्म हुए हैं। और उनको देख सकते हैं पुनः जो जीवित किया है लाभकारी जो बैक्टीरिया है, उसका माध्यम आपने क्या चुना है?
एक वो जो वेंचुरी से तो मैंने जीवामृत डाला है, और जैसे आप देख सकते हो ये बाली में 11 पाखी की बाली होती है। आमतौर पर ये 11 की मिलती है, ये 13 की है। आप इसको गिन के देख सकते हो। 13 बाली गिन के बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 देख सकते हैं जो 13 पाखी है इसके तो अंदर। 13 पाखी इसके अंदर आई इसमें हैं। पैदावार ज्यादा एक बार होती है। बीज निकाल करके इसमें से जो गेहूं का दाना है वो निकाल करके और दिखाएं कि किस तरह का गेहूं का दाना हष्ट पुष्ट है, मोटा है, किस प्रकार का है। ये देख सकते हैं, ये गेहूं देख सकते हो आप, ये देख सकते हैं कितने मोटे सुनहरे जो ये गेहूं के दाने हैं। ये देख सकते हैं काफी मोटे दाने हैं और जैविक, क्योंकि इसमें जो रस है वो जो मृदा से इसको मिला है वही रस है। किसी प्रकार का रसायन के अवशेष इसमें नहीं मिलेंगे। केमिकल एनालिसिस अगर आप इसको लेबोरेटरी में कराएंगे तो भी आप पाएंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल रेजिड्यू नहीं है, रसायन नहीं है। और देख सकते हैं जिस प्रकार से तेज गति से हमारे जो समाज में बीमारियां बढ़ रही। एक चीज़ और थी, जैसे कि पहले ये मान रहे थे कि भाई आप यूरिया डीएपी और बंद कर देंगे तो पैदावार घट जाएगी। पहले मेरे को भी थोड़ा शक था, लेकिन बाजरे के बाद मेरे को ये महसूस हो गया कि घट नहीं सकती। जीवामृत आप अगर डालोगे 1 एकड़ में, ये मान के चलो आप 5 ड्राम यानी कि 200 लीटर का 1 ड्राम होता है। शुरुआत में आप 1000 लीटर जीवामृत डाल दो, उसके बाद 500 लीटर। हर साल आप उसको धीरे धीरे कम करते ला सकते हैं और पैदावार आपकी उतनी ही होगी। तो जीवामृत किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से खेतों में प्रयोग करते हैं उसका एक बार और बताएं। आदलपुर से तो देख सकते हैं ये जो यहाँ पर इन्होंने जो वेंचुरी का प्रयोग जो लाया जा रहा है इनके द्वारा, ये काफ़ी सराहनीय है। तो सर बताएं किस तरह से आप इसको प्रयोग करते हैं। जीवामृत जो खेतों में भेजते हैं वो किस माध्यम से भेजते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ फुहारा पद्धति होती है, बार बार स्प्रे करने से किसान की लागत बढ़ रही थी, यानी कि 200-250 रुपए ट्रैक्टर वाला लेता था, या हाथ से पीठ से मेहनत ज्यादा होती थी। इसलिए मैं स्प्रे मतलब पेस्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का जो कीटनाशक जो होते थे उनका स्प्रे करने के लिए उनका भी। और जैसे कि अपनी जीवामृत है, सबसे मोटी समस्या क्या होगी, उसको डालेंगे कैसे खेत में? अगर खुला पानी होगा तो उसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन अब तो वो स्प्रे करके डालना पड़ता था। ठीक है, उसके लिए ज्यादा मेहनत होती थी, वो मेहनत भी कम हो गई ये वेंचुरी लगाने से। ठीक है, यहाँ से ही मैं ये इसके अंदर ये जीवामृत बना लिया। इसमें ये वेंचुरी सिस्टम से धीरे धीरे तो देख सकते हैं ये प्रेशर गेज है जो कि प्रेशर दर्शाता है। यहाँ से वो, और ये देख सकते हैं यहाँ से, और ये जो पाइप है इस पाइप से सक्शन माध्यम से ये इसी के साथ इस वेंचुरी के माध्यम से और ये खेतों में चला जाता है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से जो नैसर्गिक खेती करके इन्होंने अपनी उपज ली है, गेहूं की उपज जो इस बार ली है वो काफ़ी सराहनीय है। तो जो महेंद्र सर हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जीवामृत जब आप तैयार करते हैं तो उसकी विधि क्या रहती है, उसके बारे में और बताएं। 1 ड्राम 200 लीटर ड्राम में 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, ठीक है, 2 किलो गुड़, ठीक है, 1 किलो भी ले सकते हैं या 2 किलो भी ले सकते हो आप, 1 किलो बेसन, ठीक है, और एक पीपल के पेड़ के नीचे से 1 किलो मिट्टी। तो ये 5 घटक ले करके और इनको किस तरह से तैयार करते हैं उसके बारे में और बताएं। इस ड्राम के अंदर डाल के उसके अंदर पानी भर दो, ठीक है, उसको हिला दो आप, ठीक है। 10 दिन बाद वो प्रयोग में लाने लायक हो जाता है। उसमें जो फर्मेंटेशन होती है, जिस प्रकार दूध में जब फर्मेंटेशन होती है वो दही का रूप धारण कर लेता है और दही दूध से ज़्यादा गुणवान होता है, उसी प्रकार जो जीवामृत जो होता है वो अपने घटकों से जो तैयार होता है, जो इंग्रेडिएंट से वो तैयार होता है, उसके सभी गुण और बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। जो यूज़फुल उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होती है वो कई लाख करोड़ हो जाती है और वो फिर सिंचाई के माध्यम से खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम इनके द्वारा जो लिया गया है हमारे स्वास्थ्य में इजाफा करने के लिए, ये काफ़ी सराहनीय है। जो इस तरह के प्रगतिशील किसान हैं वो हमारे समाज के लिए एक रोल मॉडल हैं। इनका अगर अनुसरण हमारे दूसरे किसान भी करेंगे तो हमें जो शहरों में बैठे हमारे जो भाई हैं उन तक शुद्ध अन्न पहुंचेगा। वो खाना खाते वक्त कभी भी शंका में नहीं रहेंगे कि जो अन्न वो ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध है, वो
वो जैविक है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां बढ़ी हैं अब शंकाएं भी हमें होती हैं। हम कभी भी बाहर होटल पे खाना खाते हैं या कभी ढाबे पर खाना खाते हैं तो हम हमेशा शंका में रहते हैं कि खाना भले ही हमने खा लिया हो, लेकिन क्या वो शुद्ध है, क्या वो हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं ला पाएगा। इस तरह की शंकाएं हमें रहती हैं। तो देख सकते हैं इनका जो ये कदम है ये काफ़ी सराहनीय है। और कुछ एक जानकारी चीज और होती है इसमें, जैसे अपन ऑर्गेनाइज तरीके से जो खेती करते हैं उसमें मेन क्या होता है, मेरे पास अब वो बाजरा रखा है। आमतौर पर बाजरा जिस भी किसान के पास होगा उसमें कोई न कोई चीज़ जैसे कि इल्ली वगैरह जो भी होते हैं वो गुण वगैरह लग जाता है। ठीक हाँ। है, आप मेरा बाजरा जाके चेक कर सकते हो, एकदम सफेद और वैसा का वैसा, कोई गुण या इल्ली कुछ नहीं लग तो रही देख सकते हैं पिछली गर्मियों में हाँ, जो आपने जो बाजरा उपज ली थी हाँ, बाजरे की, जैविक बाजरा है जैविक बिल्कुल, बाजरे में। और इसी पद्धति से उसको भी उगाया गया था, उसको भी दिखाएं। तो जो महेंद्र सर ने जो हमें बताया है कि इनकी खेत की जो मिट्टी है वो काफ़ी मुलायम है, काफ़ी सॉफ्ट है, और उसके ठीक विपरीत यहाँ पर ये जो इनके साथी पड़ोसी का जो खेत है इसमें रसायन की वजह से जो मिट्टी है वो काफ़ी ठोस हो गई है। तो हमें इन बदलावों को समझने की ज़रूरत है, इन छोटे छोटे महीन बिंदुओं को समझने की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं पाली जो कि काफ़ी सुंदर अपनी लोकेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर 1800 एकड़ जो ज़मीन है इस पहाड़ के बिल्कुल इस वाले इलाके में ये इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए दे दी गई है, जो कि काफ़ी खेद का विषय है। क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ कहीं आती हैं, इंडस्ट्रीज़ कहीं आती हैं तो वहाँ के पर्यावरण को वो पूर्णतः बदल देती हैं, अशुद्ध कर देती हैं, विषैला कर देती हैं, और जो ग्राउंड वाटर से जो वो पोल्यूशन उसमें भी छोड़ती हैं। तो यहाँ का आसपास का जो भी ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह दूषित हो जाता है। रोहतक में हमने ये मॉडल देखने को मिला कि जिस प्रकार से वहाँ पर एक नामी गिरामी पेंट की इंडस्ट्री एशियन पेंट्स जब आया तब उस समय पानी का जो स्तर था वो काफ़ी अच्छा था और पानी काफ़ी शुद्ध था। अब वहाँ पेंट इंडस्ट्री आने की वजह से तकरीबन 50 आसपास के जो गांव हैं वहाँ तक जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीनी पानी है वो विशुद्ध हो गया है, पीने के लायक नहीं रहा। सूंघते हैं तो उसमें से बदबू आती है। तो उस तरह की जो हैं दिक्कतें वो हमें आने वाले समय में यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। तो जो जैविक पद्धति से जो बाजरा की जो पैदावार इन्होंने ली है उसको इन टंकियों में स्टोर किया है। ये देख सकते हैं बाजरा यहाँ पर दिखाते हुए कितना सफेद है एकदम। ये देख सकते हैं शुद्ध बाजरा है। बाजरा जो कि मिलेट्स की छोटे जो अन्न है उसकी कैटेगरी में आता है, और ये गेहूं और चावल की अपेक्षा ज़्यादा पौष्टिक हमारे शरीर के लिए होता है। क्योंकि हमारे जो बड़े पुराने जो बुजुर्ग जो पूर्वज थे वो ज़्यादातर ज्वार बाजरे की रोटी खाते थे, इसीलिए लंबा जीवन वो जीते थे। तो देख सकते हैं जो हमारे शरीर में तमाम तरह की जो विष फैल गया है, अब अगर हम शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो ये शुद्ध भोजन उस विष को डाइल्यूट करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो देख सकते हैं क्लोज व्यू में हम दिखाते हुए रोक के रखें। ये देख सकते हैं सुंदर बाजरा है बिल्कुल, जो कि जैविक पद्धति से उगाया गया है। किसी भी प्रकार की लैब टेस्टिंग के लिए महेंद्र सर हमेशा रेडी। स्वयं रोजगार का जो इन्होंने माध्यम चुना है, तो ये जो फेंसिंग हम देख सकते हैं, चैन लिंक वाली जो फेंसिंग होती है, ये देख सकते हैं क्रॉस उन्हीं की इन्होंने स्वयं रोजगार के तौर पर ये जो अपने यहाँ पर जो एक इंडस्ट्री लगा रखी है छोटी सी, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस मशीन के माध्यम से इनको तैयार किया जाता है और फिर चैन तैयार कर दी जाती है, और फिर खेतों की सुरक्षा के लिए जो आवारा पशु हैं, आवारा जो रोज हैं, जो नील गाय हैं, उनसे बचाने के लिए खेतों में काफ़ी लोग इनसे संपर्क करके और ये यहाँ से ले जाते हैं। जंग रोधक सर ने बताई है। ये जो स्टील की क्वालिटी आप यूज़ करते हैं, ये कौन सा है तार की जो क्वालिटी यूज़ करते हैं? टाटा का तार है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गैल्वनाइज्ड आयरन है, मतलब इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की गई है। और इसकी कितने साल उम्र होती है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? लगभग 25 साल। लगभग 25 साल। तो देख सकते हैं तकरीबन काफ़ी लंबी इसकी उम्र जो बताई है। और ये जो चैन लिंक फेंसिंग से इन्होंने देख सकते हैं अपने खेतों की जो सुरक्षा की है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ताकि रात को इनको बार बार जागना न पड़े। तो अगर कोई चैन लिंक बनाने के लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं आसपास के क्षेत्र के।
स्वदेशी गोधन को यहाँ पर रखा गया था। तो देख सकते हैं उसके द्वारा उत्पन्न ये जो गोमय है, गोबर है, उसी से देख सकते हैं जैविक खेती यहाँ पर करते हुए। और जो इन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर जो मिट्टी है वो काफ़ी नरम है, काफ़ी सॉफ्ट है और मृदा को हमें एक जीवित जंतु की तरह अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो वो हमें ज़्यादा उत्पादन दे करके जाएगी। उसको हम निर्जीव चीज़ कतई ना माने। तो सर ने जो बताया है, बताएं सर। देखो, इसमें जीवामृत डालने के बाद ये जो अपनी मिट्टी है ना, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखो इतनी नरम हो गई है, आप इसको आराम से कहीं से भी, ये देखो ठीक है, आमतौर पर ये देख सकते हैं नरम होगी। यहाँ पर करके दिखाएं एक बार आप। यहाँ तक तो आ रहा होगा। ये देखो, तो ये देख सकते हैं मिट्टी जो है, बैक्टीरियल एक्टिविटी क्योंकि इसमें ज़्यादा है, बैक्टीरिया इसमें ज़्यादा सक्रिय है, तो देख सकते हैं इसमें नमी, अलग ही नमी लिए हुए। रोक के रखें। ये जो खेत की मृदा है, खेत की जो मिट्टी है, ये काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी हेल्दी है। इसीलिए नमी कम वो रहती है, नमी इसमें सब बरकरार रहती है। तो देख सकते हैं लंबे समय तक। तो जो आप सिंचाई देते हैं, जो पानी देने की आपको ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी कुछ कमी देखने को मिली है। हाँ, पानी कम लगता है इसमें, पानी कम लगता है इसमें ज़्यादा वो रहती है ना, क्योंकि गोबर जो होता है वो पानी को ज़्यादा लंबे समय तक अपने अंदर सोख के रखता है। और जैसे ये आप देख सकते हो, कहीं से भी आप उठा सकते हो। ये देखो नमी वैसे ऊपर से सूखी हुई लगेगी, लेकिन अंदर से जब इसको खुरचेंगे तो देख सकते हैं नमी इसमें भरपूर लिए हुए ये मिट्टी है। और उसके ठीक विपरीत ये जो बाहर पट मिट्टी है, जो जैसे कि ये है, यहाँ तक ये जीवामृत नहीं आ पाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो, नहीं उठा पाए, किसी से खोदना ही पड़ेगा आपको। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, जो मॉइस्चर रिटेंशन पावर है, वो काफ़ी कम है। इसलिए ये देख सकते हैं मिट्टी आपको पूरी तरह टाइट सख्त मिट्टी मिलेगी। तो ये जो अंतर इन्होंने जैविक खेती जब इन्होंने की, तो ये अनुभव आपने खुद किया है। सबसे ज़्यादा मेन अनुभव यही है कि ये नरम हो जाती है जीवामृत डालने के बाद। और वैसे अगर यूरिया और वो यूरिया डीएपी तमाम तरह के जो केमिकल हैं, अगर उसको डालते हैं तो मिट्टी सख्त होती चली जाती है, टाइट हो जाती है, एकदम टाइट ऐसी हो जाती है। तो देख सकते हैं हर तरह से, हर एंगल से, हर बिंदु से ये हमें लाभ दे करके जाती है। एक जो इसमें हमें ऊर्जा और थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ये हम ज़रूर मानेंगे, लेकिन उसके बाद जो लॉन्ग टर्म हमें जो इसके फ़ायदे मिलते हैं, हमारा स्वास्थ्य में जो इजाफा होता है, हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें इजाफा होता है, हमें जो पानी देने की जो आवश्यकता है वो कम होती है, एवं तमाम तरह के जो पर्यावरण के ऊपर इसके जो अनुकूल जो प्रभाव हैं वो हमें काफ़ी सराहनीय देखने को मिला। एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पर ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैविक खेती, नैसर्गिक खेती अगर हम करते हैं तो सभी जीव जंतुओं को साथ में लेकर के चलते हैं, जबकि रासायनिक जब खेती होती है, जो तमाम तरह के केमिकल, हानिकारक जो केमिकल्स हैं, वो जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी, कीट पतंगे, छोटी चिड़ियाँ हैं, उनके ऊपर भी तमाम तरह की नुकसान पहुँचाती हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, जस्ट इसी खेत के ऊपर जो मधुमक्खी ने अपना छत्ता यहाँ पर लगा रखा है, तो देख सकते हैं पराग इस तरह की जो नैसर्गिक जो खेती है वहाँ से ये इकट्ठा करती है। सरसों की भी खेती जो इन्होंने नैसर्गिक माध्यम से की, ये देख सकते हैं आपके लिए एक जीवंत उदाहरण है कि किस तरह से कीट पतंगे, छोटी चिड़िया और जो पूरे जो ताने बाने में जो जीव जंतु हैं वो नैसर्गिक खेती से जुड़ करके लाभान्वित होते हैं। ये काफ़ी सराहनीय हमें देखते हैं।